तो थोड़ा सा एक विजन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अब ये विजन क्रिएट करना मतलब क्या, तो जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, देखो बहुत से बच्चे हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को, हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में पहले जो आते हैं। तो एक चीज याद रखो, जब मैं मेडिसिन ये सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज होती है आपका मेडिकल साइंस का बेस। अब वो बेस मतलब क्या, तो जो हम लोगों को आना चाहिए, जो हमारे यूजी लाइफ में होना ही चाहिए, वो होता है बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, तो भी पता होनी चाहिए। इन केस यू डू नॉट नो हाउ दिस बॉडी नॉर्मली वर्क्स, okay, you are not going to get into diseases. That means if you don't know what is ease, you are not going to know what is disease. Okay, so whether recording started or not. So what is disease? So when it term this is this something is not in ease. Disorder, this something is not in order. So just to know disorder or disease, you should know about ease or order first. Is what is order or what is physiology about something. So when I start this batch, even last time when I started batch with the most important system in your body, most important system in your body, which ultimately fails, you say the patient is dead. Okay, which one is the most important system of your body, after failing of which you say that patient is no more? Which one is the ultimate system, which one is the system which finally gives off, जो आखिरी में हाथ खड़े कर दे? ऐसी कौन सी सिस्टम है आपके बॉडी की, कौन सी सिस्टम है आपके बॉडी की जिसके बाद आप बोलते हो कि पेशेंट इज नो मोर? या वेरी गुड. Okay, so you are answering rightly. So you know CVS, cardiovascular system, your heart. When your heart is working, you say patient is no more. You go and take out ECG to declare some patient must have seen. So without looking at a systole, that is there is no activity of heart, you don't say that patient is no more. So that means this is really a very important pump. Heart is a really important pump. These vessels are really important pipes which carries blood to organs or tissues. So the perfusion of the important organ is decided by this cardiovascular system and ultimately smooth functioning, अच्छे से काम हो आपके बॉडी ऑर्गन्स का, ये भी आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही डिसाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो जब मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी बेसिक फिजियोलॉजी तो पता होनी चाहिए। अगर मुझे उसका ऑर्डर, उसकी ईज नहीं पता, तो मैं उसके डिसऑर्डर या उसके डिसईज पे बात नहीं कर सकता। इसीलिए आपका एक फिजियोलॉजी का बेस जब तक क्लियर नहीं है, हम लोग मेडिसिन में डिसीजेस में जाते हैं। तो चलो बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फेज में, यानी आप लोगों को एक थोड़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के पहले बेस क्लियर हो, इसके लिए थोड़ा इसके लेमन जैसे मैं बात करूंगा, जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो इस सिस्टम में। तो भैया जैसे आपके घर में खाने वाले जब 10 होते हैं और रोटी एक होती है, तो क्या करते हैं आप लोग? रोटी के टुकड़े करते हैं और 10 टुकड़े करके 10 लोगों को देते हैं। अब बोलो घर में कोई बड़ा आदमी है जो कमा रहा है, जिसको ज्यादा काम करना पड़ता है ना, जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसका इंटेक भी ज्यादा रहेगा। तो आप रोटियों के इक्वल टुकड़े करोगे क्या? नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि आपको उस बंदे को, यानी उस इंसान को ज्यादा बड़ा टुकड़ा देना पड़ेगा जो ज्यादा काम करता है। ऐसे ही आपके बॉडी में ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ऑर्गन का फंक्शन ज्यादा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो किसी ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम। अगर किसी ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, उसको ज्यादा काम करना है, तो नो डाउट उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अब ये रिक्वायरमेंट यानी क्या, तो वो ब्लड उसे आना, यानी ब्लड फ्लो होना, यानी परफ्यूजन, यानी उसे मिलने वाला ब्लड फ्लो, ये भी उसके लिए ज्यादा होना चाहिए, उसका परफ्यूजन भी ज्यादा होना चाहिए। सिंपल चीज है, बहुत ही इजी कंसेप्ट करके बताऊंगा। अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग ब्लड फ्लो जा रहा है हमारे कार्डियक आउटपुट में से, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हर ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग होती है। अब मुझे बताओ, व्हाट इज योर कार्डियक आउटपुट? कितना होता है पर मिनट?
व्हाट इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट पर मिनट? कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर पर मिनट होता है। तो आपका कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर पर मिनट। माने ये वो रोटी है जिसका बंटवारा अब इन सब ऑर्गन्स में होने वाला है, और ये बंटवारा अकॉर्डिंग टू नीड होगा। जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है उसे फ्लो, उसे परफ्यूजन ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब ये 5 लीटर में से आपके कौन से और कितना परफ्यूजन होना चाहिए, ये आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, योर ब्रेन इज गोइंग टू नीड अराउंड 15% ऑफ योर टोटल कार्डियक आउटपुट। Your brain is going to need 15%. Your skeletal muscle needs about 20%. Skeletal muscles need about 20% of your cardiac output. Okay. Then it comes to your kidney. It receives about 20% of this cardiac output. इसमें से 20% किडनी लेगी, 15% ब्रेन लेगा। स्केलेटल मसल को कितना टक्का? 20% मिलेगा। और उसके बाद आता है आपका स्किन। स्किन को इनके कंपैरिजन में ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है ना। स्किन का कुछ फंक्शन इतना होता है, मेटाबॉलिक नहीं। तो स्किन को मिलता है फॉर एग्जांपल 5 to 6% या 6 to 10% तक जा सकता है। इट गेट्स अबाउट 6 to 8% से, है ना। 6 to 8 और 6 to 10% तक स्किन को मिल जाता है। बाकी जीआई ऑर्गन्स जो होते हैं, जीआई ऑर्गन्स को अराउंड 27% मिलता है। उसके आपका लीवर आ गया, आपके स्प्लीन आ गए, है ना। तो अल्टीमेटली जीआई के आपका इंटेस्टाइन आ गया। तो जीआई ऑर्गन्स को 27% मिलता है, और बचा कुचा अराउंड 10% आपके हार्ट को मिलता है। बचा कुचा आपके हार्ट को मिलता है। तो इसका मतलब है कि हर कोई अपने डिमांड के हिसाब से ब्लड परफ्यूजन उनको होने वाला है, ब्लड फ्लो उनको होने वाला है। अब ये ब्लड फ्लो जो होगा कार्डियक आउटपुट का इतना परसेंट हो जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा, है ना। परफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? परफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो भैया मुझे एक बात बताओ, आपके घर में पानी की टंकी होती है, उस टंकी में पाइप गया होता है, नीचे मोटर लगी होती है, और मोटर से पानी ऊपर टंकी में भरता है। तो उस टंकी को जो पानी मिल रहा है, यानी मेरे ऑर्गन को जो परफ्यूजन ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरे ऑर्गन्स को, जो भी ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू देयर नीड हो रहा है, ये ब्लड फ्लो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? यानी मेरे टंकी में अगर पानी भर रहा है तो दो चीजें, एक तो पाइप कैसा है, और दूसरा मोटर का पावर कैसा है। ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगाओगे, पानी तेजी से ज्यादा प्रेशर से ऊपर चल जाएगा। कम हॉर्स पावर की मोटर लगाओगे, पानी उतना नहीं बाहर आ पाएगा, ज्यादा पानी नहीं फेंक पाएगी मोटर। तो अल्टीमेटली अगर मेरे टंकी में आने वाले पानी को डिसाइड करके दो चीजें हैं, एक वो मोटर, दूसरे वो पाइप, तो वैसे ही मेरे ऑर्गन्स को परफ्यूजन यानी ब्लड फ्लो करने के लिए पाइप यानी वेसल्स, इन दो चीजों के ऊपर काम चलेगा, वेसल्स। और दूसरी चीज रहेगी आपका पंप। कौन सा पंप? हार्ट। इससे अच्छा पंप कहीं दिखने को नहीं मिलने वाला, है ना। ऊपर वाले ने जो बनाया है इट इज इनक्रेडिबल। अगर हार्ट का फंक्शन समझ रहे हो तो इतना आसान भी नहीं है, हम लोग इसे बहुत डिटेल समझने वाले हैं। एक एक मसल कैसे काम करती है से लेके ये पंप कैसे काम करता है। अल्टीमेटली आज थोड़े ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं कि भैया ये परफ्यूजन हार्ट पे और दूसरा वेसल्स पे डिपेंड करता है ना। यानी क्या? तो आपका हार्ट जो ब्लड देगा, जैसे मोटर जो पानी देती है, वैसे हार्ट जो ब्लड देगा यानी पर मिनट यानी कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करेगा। हार्ट से क्या निकलेगा? कार्डियक आउटपुट। जो आप बोलते हो ना ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर मिनट, इट इज कार्डियक आउटपुट। वेराज वेसल्स की जहां बात आती है तो ये पाइप जो है, ये पाइप का क्या कैरेक्टर है जो परफ्यूजन को यानी प्रेशर को डिसाइड करता है? पता है ना, छोटे पाइप प्रेशर ज्यादा, बड़ा पाइप प्रेशर कम। पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, प्रेशर कम रहेगा। यानी क्या कैरेक्टर मेरे वेसल्स में होने चाहिए? एक तो रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर? रेजिस्टेंस। मेरे पाइप की बात जहां मैं कर रहा हूं, जो टंकी को पानी लेके जा रहा था, तो बोलो
पाइप बड़ा हो गया तो वाटर इजीली यानी क्या उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये याद रखो कि आपके वेसल्स में रेजिस्टेंस क्या है, क्या है रेजिस्टेंस क्या है, ये डिसाइड करेगा किसी भी टिश्यू का परफ्यूजन कैसा होना चाहिए। तो किसी भी टिश्यू के परफ्यूजन को डिसाइड करने के लिए वास्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट ये दो चीजें काम करती है। और इन दो चीजों से जो ऑर्गन परफ्यूज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर में परफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें वो प्रेशर बनाएगी। वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मीन आर्टेरियल प्रेशर, व्हिच इज व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर मतलब M18 में mean arterial pressure. So perfusion to any tissue in the body is neither decided by simply systolic pressure or simply diastolic pressure. What you see in day-to-day life, systolic pressure or diastolic pressure. But the perfusion to any organ is decided by mean arterial pressure. This is very important concept. Mean arterial प्रेशर। नाउ ये मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या लोचा है, चलो देखते हैं क्या लोचा है, क्या बला है ये मैप। तो ये मैप नथिंग बट रेजिस्टेंस इन आर्टरीज दैट इज वेसल्स, मेजर वेसल्स आर्टरीज में एंड कार्डियक आउटपुट माने ब्लड ऑर्गन की तरफ लेके जाने वाली वेसल्स यानी कौन सी आर्टरीज और कार्डियक आउटपुट का प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। TPR stand for total peripheral resistance. Are you getting? What does mean by TPR? Total peripheral resistance. मतलब resistance offered by arteries in the body. जितनी arteries है उनमें कितना resistance है वो total peripheral resistance और cardiac output मतलब blood ejected by heart per minute. That is what cardiac output इतना जो रहेगा ये आपका मैप रहेगा। और अंडर दिस मैप योर बॉडी ऑर्गन्स विल गेट परफ्यूज्ड, योर बॉडी टिश्यूज विल बी परफ्यूज्ड। Are you getting? So map is very important terminology which you should understand first. Why? Because the perfusion of the organs, perfusion of the tissues are decided by mean arterial pressure. And what is mean arterial pressure? It is product of what? Cardiac output into टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब जब बात आती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की तो मतलब के रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वास्कुलेचर स्पेशली आर्टरीज इन योर बॉडी, तो वो होगा आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो भैया इसको हम कैसे गिने, है ना? अब जरूरी नहीं है कि कार्डियक आउटपुट हमेशा एक जैसा रहे। हम 5 लीटर नॉर्मल एडल्ट हेल्दी एडल्ट ड्यूरिंग रेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, मैंने बोल दिया मैराथन की रेस है, दौड़ना है, पहला प्राइज लाना है, वो दौड़ पड़ा बंदा और जैसे वो दौड़ पड़ा उसका हार्ट जोरों से पंप करेगा, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। डिसीज स्टेट है ना? हार्ट फेलियर हम देखने वाले हैं डिसीज, तो हार्ट फेलियर मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो इसका मतलब ये कार्डियक आउटपुट एक जैसा रहेगा नहीं होगा, है कि नहीं? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी आर्टरीज की क्या स्टेट है बॉडी में, नॉर्मल है कि नहीं है, ये एब्नॉर्मल है। इज देयर एथेरोस्क्लेरोसिस, इज देयर सम पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, ओके, इज देयर सम न्यूरोप्लास्टिक एक्टिविटी इन द aorta or arteries, okay? So ultimately anything, any obstructive pathology can be there or some rupture can be there, isn't it? So ultimately the state of arteries may alter in disease state as well as cardiac output may alter physiologically, say during exercise, okay, or pathologically during disease stage like heart failure is there, isn't it? So these factors can alter, means map can alter. If these factors are altering, your cardiac output is getting altered, your TPR is getting altered, ultimately what is going to alter? Your mean arterial pressure is going to alter. And once the mean arterial pressure is going to alter, what is going to be impact? Impact will be on perfusion of organs, है ना? लेकिन अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता है, क्या है? जब ये बॉडी बनी से ड्यू टू इवोल्यूशन, है ना? इवोल्यूशन से बनी, अगर आप साइंस के ऊपर भरोसा करते हो, है ना, तो इवोल्यूशन, और अगर आप ज्यादा आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, से ड्यू टू गॉड, एनीथिंग, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी। तो
ये बात याद रखो कि भैया ये जो बॉडी बनी है ये आपको बचाने के लिए, हर स्टेट में कुछ भी हो जाए आपको बचाने के लिए, जिसे आप बोलते हो होम्योस्टेसिस करने के लिए। होम्योस्टेसिस क्या है? आपके बॉडी का बैलेंस, इंटरनल बैलेंस बनाना, हर एक्टिविटी को बैलेंस रखना, ये काम करने के लिए बनी हुई है। अल्टीमेटली ये आपको बचा, आपके बॉडी का हर सेल आपको बचाने के लिए बना है। अगर कोई डिसीज होती है तो बॉडी पहले फाइट करेगी, एंड व्हेन बॉडीज होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म इज गोइंग टू फेल, that time it will manifest as a disease and you will see those silent symptoms, isn't it? Otherwise, when body's homeostasis is working normally, everything will be balanced. Say this map is going to alter perfusion. Your kidney is the first organ which will give signs of low perfusion. Which one is the first organ to give signs of low perfusion? Your kidney will be first organ to give signs of लो परफ्यूजन। मतलब कि किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो गया, वो उसको बहुत लूज मोशंस, बहुत वोमिटिंग, बॉडी में पानी की कमी हो गई, पहला परफ्यूजन कहीं अगर कम हो रहा है तो किडनी का साइन यानी क्या दिखेगा? यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। डिहाइड्रेशन ज्यादा होने से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट किसी बंदे का कम हो रहा है, यूरिया बढ़ने लग जाता है। जब आप केएफटी करते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, तो यूरिया बढ़ने लग जाता है। उसके बाद भी अगर आपने एक्शन नहीं ली तो और असॉल्ट हो रहा है, तो क्रिएट बढ़ने लग जाता है ना। तो अल्टीमेटली पहला जवाब, अगर परफ्यूजन कम हो जाए, से किसी का ब्लड लॉस हो गया, वो शॉक में है, हाइपोटेंशन में है, किडनी पहला जवाब देगी। अगर उसकी भाषा समझ गए, यानी आपने परफ्यूजन कम है ये पकड़ लिया, टाइम पे पकड़ लिया, तो आप बाकी ऑर्गन को बचा सकते हो, एक्शन इनिशिएट कर सकते हो। आप किडनी को भी बचाओगे और बाकी ऑर्गन्स को भी बचाओगे। लेकिन किडनी तुरंत जवाब नहीं देगी। It takes hours, say 5 hours, 6 hours, 10 hours, then blood pressure is not there, your renal function goes on deranging, and still the time is in your hand. You need to identify on time. आपको वक्त पे चीज समझनी पड़ेगी। बंदा डिहाइड्रेटेड है, लॉस, ब्लड लॉस हो सकता है, वोमिटिंग या लूज मोशंस के कारण वॉल्यूम लॉस हो सकता है ना, या कोई शॉक, किसी भी शॉक से हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेप्टिसेमिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, हिमोलिटिक शॉक हो सकता है। तो किसी भी शॉक के कारण से बंदे का ब्लड प्रेशर कम है या डिहाइड्रेटेड है और उसका किडनी फंक्शन अब डिरेंज होने लगा और अभी आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैप कम होने लगा था। और कितने मैप पे से 80 mm ऑफ Hg के मैप पे नॉर्मली किडनी काम कर लेगी, है ना, नॉर्मली किडनी काम कर लेगी। 80 से लेके से 160 इतना भी अगर मैप हो जाए, 80 से लेके 160 mm तक भी मैप हो जाए, तो मेरी किडनी होम्योस्टेसिस यानी अपना बैलेंस बना लेगी। बोले बंदे का वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, होने दो, लेकिन मुझे नॉर्मल रहना है। माय बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, माय किडनी विल डू ऑटो रेगुलेशन, माय ऑर्गन्स विल डू ऑटो रेगुलेशन सो एज टू मेंटेन देयर परफ्यूजन इवन इफ देयर इज इंसल्ट इन दिस रेंज। When my map is in this range, my mean arterial pressure is in this range, my kidney will not lose its function. But say the map is going below 80, when map is going below 80, say the map is going to 60 mm of Hg, my kidney's perfusion will no longer sustain. If my kidney's perfusion is not sustaining, then there will be sign like oliguria, anuria, edema, depending on severity. Okay. On renal function, on the renal function test, you will see rising of urea first, then creatinine is going to rise depending on level of dehydration and low perfusion. But ultimately, when my map is going like this, say it is going 70 and below 71, so my kidney will show the signs, and it takes few hours for it. But once the map is going below this, say 50, 60 के भी नीचे जा रहा है, then my brain, now my kidney has given up. My kidney has given up. But now say आपने पेशेंट को अभी भी ट्रीट नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको समझ में नहीं आया, समझो डायग्नोस नहीं हुआ, पेशेंट वक्त पे नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? नेक्स्ट द मैप इज गोइंग लो, से मैप इज गोइंग बिलो 60 mm of Hg, then your brain is at risk. Then your brain is at risk. Isn't it? Your important organs are going to be at risk.
your skin will give up earlier. Your skin, your GI is going to give up earlier, but this important organ are at risk, and your brain is at risk. When the map, say the map is going below 50, when the map is going say below 50 mm of Hg, it's going to 40, then your heart will give up. Then your heart will give up. So your map is important to maintain the perfusion of organs, and your organs are perfused at specific map. Say below 80 your kidney will not get perfusion, below 60 below 80 means say about 60, below 80 your kidney is not going to be perfused, okay, and below 60 your brain is not going to be perfused. At the end your most important organ, that is heart, is going to give up. And once the heart is going to give up, that means you say that patient is no longer. So आपको आपके बॉडी में कुछ थोड़ा टाइम दिया क्या? नहीं, बहुत वक्त दिया, क्योंकि किडनी ने तो घंटों ले लिए थे जवाब देने के लिए, तब भी आप नहीं सुधरे, माने आपने या तो डायग्नोस नहीं किया या पेशेंट आप तक नहीं पहुंचा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आगे जाके ब्रेन गिव अप कर दिया। ब्रेन ने गिव अप कर दिया, इस्चेमिया डेवलप होगा ब्रेन में, है ना? किडनी इस्चेमिक इंजरी किडनी को हो गई, रेनल फेलियर हो गया, अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्रेन में इस्चेमिक हाइपोक्सिक चेंजेस शुरू हो जाएंगे, ब्रेन का इंसल्ट होने लग जाएगा, और तब भी आपने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है इस्चेमिया है, कोमा में गया, जिंदा तो है, जिंदा माने दिल धड़क रहा है, दिमाग यानी ब्रेन गया काम से। फिर भी देखते हो ना वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा था मुन्ना परिवार वालों, पेशेंट क्या नाम था, उसको व्हीलचेयर पे लेके घूमते रहता था, है कि नहीं? तो भैया ब्रेन को इंसल्ट हो गया, लेकिन दिल धड़क रहा है तो मर गया नहीं बोलोगे, डेड डिक्लेयर करोगे, लेकिन यहाँ भी ध्यान नहीं दिया गया, से मैप इज स्टिल गोइंग डाउन, यू डिडंट क्योर द पैथोलॉजी, यू डिडंट ट्रीटेड द पैथोलॉजी, है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा? योर हार्ट इज एट रिस्क। इसका मतलब है कि आपको आपकी बॉडी सफिशिएंट टाइम देगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बॉडीज लैंग्वेज। सो द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस सिनेरियो with the bus system is only to understand why medicine is important, why this subject is important, because this is about body's language. It is about body's language. When I am talking of even bus system, I am just making the outlines today. Okay, we haven't gone into topics yet. So why it is important? Because if you don't understand body's language in the form of sign and symptom timely, you are going to either lose the patient, na, or irreversible changes will be there, difficult to treat patient will be there. Are you getting? So it is timely decision depending on your clinical judgment. So आपके बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन सिस्टम आपको इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम चिल्ला चिल्ला के बताती है कि अंदर क्या लोचा है, उसे पहचानना यानी मेडिसिन। अगर वक्त पे चीजों को नहीं पहचाना गया तो यू कैन लूज द पेशेंट। सो चलो इसको पहचानने के लिए साइन सिम्टम तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिजियोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए। उस फिजियोलॉजी से क्या पैथोलॉजी हो सकती है वो पता होनी चाहिए, सो दैट आप सोच सकते हो किसी पेशेंट के किसी एलिमेंट पे या कंडीशन पे। अगर आप सोच सकते हो मतलब आपको किसी एक बुक की जरूरत नहीं रहती, योरसेल्फ इज लाइक व्हाट मेडिसिन बुक, है ना? तो अल्टीमेटली आप लोगों को सोचने की ताकत बढ़ानी है। तो चलो बात शुरू करते हैं। हमारा टीबिया, हार्ट से कार्डियक आउटपुट मैप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे मेरा कार्डियक आउटपुट हर ऑर्गन को डिवाइड होता है। तो कार्डियक आउटपुट हर ऑर्गन को डिवाइड तो होगा, लेकिन उस ऑर्गन को उतना टक्का ब्लड किस प्रेशर में सप्लाई होना चाहिए, दैट इज मैप, है ना? किसी ऑर्गन को मिलने वाला ब्लड फ्लो, फिर वो ब्रेन का 15% हो, मेरे स्केलेटल मसल्स का 20% हो, मेरे किडनी का 20% हो, मेरे जीआई का 27% हो, मेरे स्किन का 6 से 8% हो, ये चीजें किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ उस ब्लड फ्लो पे डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ ब्लड फ्लो उस पे तो है, ब्लड फ्लो पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन ब्लड फ्लो के साथ साथ उस प्रेशर पे भी एट विच इट इज सप्लाइड। पिज्जा डिलीवर कर दिया, बोला 5 मिनट में डिलीवरी नहीं आई तो पिज्जा फ्री, है कि नहीं? अब भैया पिज्जा फ्री मिलने वाला है, कस्टमर खुश हो जाएगा, बोले 5 मिनट के ऊपर हो रहा है, लेकिन अब उस पिज्जा को टाइम पे डिलीवर करना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ऐसे इस ब्लड को
किसी अंडर प्रेशर, माने अगर पिज्जा डिलीवरी बॉय के ऊपर प्रेशर ही नहीं है, बंदा बैठा रास्ते में चाय पी रहा है, हो गया एक पिज्जा फ्री, कंपनी को नुकसान नहीं ले जाएगी। सिमिलर वे, इन केस योर ऑर्गन्स आर बीइंग परफ्यूज्ड, ओके, इट इज नॉट ओनली अबाउट हाउ मच दे गेट, it is about at what pressure they get. It is not only about how much they get, it is about at what pressure they get, and it is mean arterial pressure. It is product of your cardiac output and total peripheral resistance. Just like मैंने बताया, जो पंप होता है उसमें से पाइप निकल के आपके टंकी तक पहुंचते हैं, ऐसे ही आपके हार्ट से निकलने वाले आवर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल और आखिर में कैपिलरीज आपके ऑर्गन को परफ्यूज करते हैं। तो भैया ये करता कैसे काम है, क्या है, तो अब मैप को गिनना कैसे, वो एक आंकड़ा, एक पैरामीटर, एक फिगर मेरे हाथ में आएगी कैसे, तो आएगी, उसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। मैप क्या होता है, अल्टीमेटली भले ही कंसेप्ट वाइज आपने अभी सीख लिया कि मैप वो है जो कार्डियक आउटपुट और टीपीआर का प्रोडक्ट है, मैप वो है जिसके कारण मेरे ऑर्गन्स परफ्यूज्ड हो रहे हैं, मैप वो है जो कम हो जाए तो मेरे ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम होगा, और अगर मेरे ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम होने लग गया तो अल्टीमेटली ऑर्गन फेल्योर में जाएंगे, है ना, मैं रेनल फेल्योर में जाऊंगा, है कि नहीं, मेरे ब्रेन को इस्चेमिक इंजरी होने लग जाएगी ब्लड फ्लो कम होने के कारण, है ना, हार्ट को फ्लो कम हो जाएगा, हार्ट में इस्चेमिया शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैप वो है जो मेरे ऑर्गन्स का परफ्यूजन डिसाइड करता है। तो मैप को गिनना कैसे, सो देयर इज फार्मूला फॉर मैप। क्या फार्मूला है भैया मैप का, मीन आर्टेरियल प्रेशर का क्या फार्मूला है, सो रिमेंबर मीन आर्टेरियल प्रेशर ना, जिसपे आपका परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन डिपेंड करता है, इट इज नीदर डिपेंडेंट ऑन योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओनली और नॉट डिपेंडेंट ऑन योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओनली, है ना। तो भैया आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उनसे मिलने वाला एक फॉर्मूला रहेगा जिस पे डिपेंड करेगा, मैप इज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। व्हाट इज मैप? मैप इज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज पल्स प्रेशर। चलो बताओ व्हाट इज पल्स प्रेशर, बताओ पल्स प्रेशर 12th मध्ये पण शिकलेले आहात, यहां came across this concept even your 12th, है ना, 12th के बायोलॉजी के बुक में ब्लड प्रेशर के बारे में चैप्टर था, उसमें पल्स प्रेशर क्या होता है ये तक दिया था, तो आपको तो पता होना चाहिए व्हाट इज पल्स प्रेशर। क्या है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का मैं बोलता हूं ब्लड प्रेशर इज 120/80 और से ब्लड प्रेशर इज 140/80, तो व्हाट विल बी मैप, किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 140/80 है, so systolic is 140, diastolic is 80, so what will be map? Map will be 80 is diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure, मतलब systolic minus diastolic, that means it will be 60/3। कितना हो गया, 100। मैप क्या हो गया इस बंदे का, 100 हो गया। नॉर्मली मैप शुड बी अबव 70 एटलीस्ट, क्योंकि 70 के ऊपर किडनी परफ्यूज हो जाती है। 80 तक नॉर्मली किडनी परफ्यूज होती है, मतलब 70 के ऊपर किडनी परफ्यूज हो जाती है। 70 के नीचे मैप आ गया, मतलब 60 पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो योर किडनी स्टार्ट depriving of blood, your kidney will show signs of some ischemia, or your kidney will show anuria, oliguria like signs. That means failure can initiate, renal failure can initiate because kidney is not getting sufficient blood, okay, because map is going down. Here the map, for example, if the blood pressure is this like 140/80, then the map is going to be 100 here. Say diastolic is 80 plus 1/3 of pulse pressure, 140 minus 80 is pulse pressure, na, systolic minus diastolic is pulse pressure, so it's gonna be 100, okay। तो इस तरीके से अगर आपका मैप ठीक है तो फिर सारी चीजें ठीक है, अगर आपका मैप गड़बड़ाया तो सारी चीजें गड़बड़ाए। समझ गए मैप क्या होता है? चलो थोड़ा बहुत